लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाले दिन स्कूल की बेल ने मुझे पूरी क्लास के सामने उस छोटे से ग्रोव पेड़ों का झुंड की तरफ खींच लिया। जब मैं थोड़ा कंफ्यूज ही था, तभी अचानक उसने मुझे किस कर लिया। एक मासूम लड़की का वो यूनिक एहसास मेरे मुंह में घुल गया। फिर उसकी आवाज भरी हो गई और वो रोते हुए बोली, स्या, मैं तुम्हें अपना दिल और अपना पूरा फ्यूचर देने को तैयार हूं। बस तुम मेरी एक बात मान लो, मेरी जिंदगी भी तुम्हारी है। मैं दंग रह गया। पता चला कि यह सब इसलिए था क्योंकि उसकी मां बीमार थी और सर्जरी के लिए अर्जेंटली 6 लाख चाहिए थे। हालांकि मुझ जैसे अमीर अंडर अचीवर के लिए 6 लाख सिर्फ आधे महीने की पॉकेट मनी थी। फिर भी मैंने बिना सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक आइस कोल्ड टॉपर लड़की का दिल सुनने में तो बहुत प्रेशियस लगता है, पर बदकिस्मती से मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने फैमिली बिजनेस और इंटरेस्ट्स के लिए शादी की और 20 साल तक एक मॉडल कपल की इमेज बनाए रखी। क्या उनके पास दिल है? शायद, पर उन्होंने अपने दिल बाहर वालों को दे रखे हैं। इसलिए मुझसे दिल की बातें मत करो। मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। मैं सीधा खड़ा हुआ और उसके सामने गया। मैंने उसे एक सर हेड लंबा था। मैं साफ देख सकता था कि उसकी पलकें कांप रही थीं और उन पर आंसू चमक रहे थे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो थोड़ा अकड़ गई और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी उंगली ने हल्के से उसके माथे, फॉरहेड पर फ्लिक किया। बाय निंगबिंग हैरन रह गई। उसने आंखें खोली और मुझे ब्लैंक होकर देखने लगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, सीधा उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द जोर देकर बोला, बाय निंगबिंग, एक बात समझ लो। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक ऐसा स्कम्बक बनूं जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए, या तुम चाहती हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, थोड़ी दया दिखाऊं और तुम्हारी मदद करूं? वो पूरी तरह सुन हो गई, मुझे खाली नजरों से देखती रही। उसका दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया था, पर मैं बहुत सब्र के साथ उसे बस देखता रहा। आखिरकार उसने रिएक्ट किया। उसके तनाव भरे कंधे थोड़े ढीले हुए। बाइंडिंग के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसकी आवाज एक मच्छर की भिन भिनाहट जितनी धीमी थी। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। मैंने सख्ती से अपना सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं कोई फिलंथ्रोपिस्ट, दान पुण्य करने वाला नहीं हूं। मेरे पास भले ही बहुत पैसा हो, पर मैं उसे फालतू चीजों पर खर्च नहीं करता। वैसे भी 6 लाख में मैं ढेर सारी नेपोलियन कैट्स खरीद सकता हूं। उसकी उम्मीद भरी आंखें पल भर में मायूसी में बदल गईं। उसे टूटते हुए देखकर मेरे दिल के अंदर का थोड़ा बहुत शरारती मजा, विकेड इंटरेस्ट, भी खत्म हो गया। मैंने अपना टोन बदला। लेकिन भले ही मैं ना बुरा बनना चाहता हूं ना ही अच्छा, पर हम साथ में बिजनेस तो कर सकते हैं। मुझे याद है तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, तो तुम्हारा फ्यूचर एक पोटेंशियल स्टॉक माना जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर उधार दे सकता हूं। 6 लाख मैं अभी इसी वक्त तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूं। उसकी आंखों में तुरंत एक ऐसी खुशी चमकी जिस पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी एक शर्त है, 10 साल में तुम्हें मुझे 1 मिलियन वापस करने होंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। साथ ही 1 महीने बाद होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। यह पहला कदम होगा, यह प्रूव करने के लिए कि तुम उधार चुकाने का पोटेंशियल रखती हो, और मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह का रिस्क कंट्रोल क्लॉज भी। वो उस शाख्स की तरह थी जिसने दबते हुए तिनके का सहारा पकड़ लिया हो। वो तुरंत पगलों की तरह सर हिलाने लगी, जैसे डर रही हो कि कहीं मैं अपना मन ना बदल लूं। मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया और बिना उसका एक्सप्रेशन देखे वहां से निकल गया। ग्रोव से बाहर निकलते ही धूप मुझ पर पड़ी। काफी सुकून भरी वार्मथ थी। सच तो यह है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो पैसे वापस करेगी या नहीं। 6 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तो बस दिखावे के लिए थीं, वरना हर कोई मुझसे पैसे मांगने भगा चला आता और फिर कितना भी पैसा कम पड़ जाता। 6 लाख खर्च करके थोड़ा गुड डीड वाला गर्व, स्मुगनेस महसूस करना और स्कूल बेल की घबराहट को इतने करीब से देखना बुरा सौदा नहीं था। लॉयर से बात करने के बाद मैंने टाइम और जगह फिक्स की और कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग को भेज दिया। बस, काम खत्म। मैंने अपने असल डेस्टिनेशन, क्लब एक्टिविटी रूम की तरफ बढ़ा। खिड़की से मैं अंदर का नजारा देख सकता था। मेरी बचपन की दोस्त लूरुआन एक पंक लुकिंग लड़के से बड़े जोश में बातें कर रही थी। लू फैमिली और मेरी फैमिली पुरानी दोस्ती और बिजनेस टाइज रखती हैं, तो मैं और लूरान चाइल्डहुड फ्रेंड्स हुए। पर वो असली मुद्दा नहीं था। असली बात थी लूरान की बड़ी बहन लियू किंगशू, एक बेहद मगरूर, प्राउड, खूबसूरत और रूथलेस औरत। सबसे बड़ी बात, वो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती थी।
जब भी वो मुझे पॉकेट मनी देती, वो मिलियंस में होती थी। मुझ जैसे गुड फॉर नथिंग के लिए वो एक चलती फिरती एटीएम थी। ऊपर से लियू किंगशु की एंगेजमेंट मेरे सीधे साधे सैंक्टिमोनियस बड़े भाई जंग लिंगचुआन से होने वाली थी, तो फ्यूचर में वो मेरी भाभी बनने वाली थी, जिससे हम और क्लोज हो जाते, मेरी ऐशो आराम वाली जिंदगी और सिक्योर हो जाती। लेकिन हाल ही में किसी पंख की वजह से लू रुआन के ग्रेड स्टॉपर से गिरकर एवरेज हो गए थे। इस वजह से किंगशु ने मुझसे खास तौर पर इस सिचुएशन के बारे में पूछा था, तो मुझे बीच में आना ही पड़ा। आखिर जब आप किसी से पैसे लेते हो तो उनका थोड़ा काम भी करना पड़ता है। दरवाजा खोलने से पहले मैं एक लड़के से टकराया जो बाहर भागा आ रहा था। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। उसकी आंखों में जिल्लत और नाउम्मीदी साफ थी। मैंने उसे पहचान लिया। वो वही गरीब स्टूडेंट था जिसे लू रुआन पहले स्पॉन्सर करती थी। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और वो ईमानदार था। इसे देखकर लग रहा था कि ये वही पुराना ड्रामा है। मैं अपनी मदद करने वाली से प्यार करता हूं, पर वो किसी गुंडे पंक से प्यार करती है। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये बच्चा अभी बहुत नादान है। हम जैसे अमीर लोग जब पैसे खर्च करते हैं तो वो अक्सर सिर्फ एक आदत होती है, एपिनी स्टेटस दिखाने का एक तरीका। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे इंसान हैं। अगर तुम सच में शुक्रगुजार, ग्रेटफुल हो, तो मेहनत करो, कामयाब बनो और उन्हें फायदे के साथ वापस करो। दुनिया ऐसे ही चलती है। इमोशंस को बीच में लाना सिर्फ मुसीबत को दवत देना है। मैंने उसे इग्नोर किया और दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। लू रुआन उस तंगलोंग से बात करते हुए हंसी से पागल हो रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसकी हंसी होठों पर ही जम गई, आईब्रोज चढ़ गईं और आवाज में चिड़चिड़ापन आ गया। जंग शाओयू, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे ब्रदर लॉन्ग से ब्रेकअप करने के लिए समझाने आए हो? मैं बता दूं, अपनी सांस बर्बाद मत करो। जंग फैमिली के तुम्हारे जैसे निथल्ले, यूजलेस लड़के जो अपनी जिंदगी खुद नहीं संभल सकते, उन्हें मेरी लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि थोड़ा मजाकिया लगा। मैं दखल नहीं दे रहा, मैं तो बस क्यूरियस हूं। लू फैमिली की वो प्यारी बच्ची जो हमेशा रूल्स फॉलो करती थी, अचानक इस टाइप के चक्कर में कैसे पड़ गई? लू रुअन ने नफरत से अपनी आवाज ऊंची की। तुम्हें क्या पता? ब्रदर लॉन्ग तुम जैसे दिखावेबाज अमीर बच्चों की तरह नहीं है। वो असलियत में जीता है, लाइव्स ऑथेंटिकली। वो आजाद है। उसने तंग लोंग का हाथ थमा। इसे कहते हैं जीना। तुम्हारी वही पुरानी बोरिंग जिंदगी असली वेस्ट ऑफ लाइफ है। फिर उसने मुझ पर अटैक किया। खासकर तुम जंग शाओयू। ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना खेलकूद में। जंग फैमिली का हिस्सा होने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तुम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल यूजलेस हो। मैंने ऐसे सर हिलाया जैसे मुझे कुछ बड़ा समझ आ गया हो। अच्छा, तो ये जवानी की हवा, विंड्स ऑफ यूथ है। लू रुआन को लगा जैसे उसने मुझे कन्विंस कर लिया है। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आई। तंगलोंग ने भी अपना सीना चौड़ा कर लिया। अब वो मुझसे पहले जितना डरा हुआ नहीं लग रहा था। अगले ही पल मैंने ऊपर से लू रुआन की तरफ देखा। नशा उतरा? मेरे देखने के तरीके से वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। तंगलोंग अभी भी जमीन पर दाढ़ से करा रहा था, मुझे दार भरी नजरों से देख रहा था। मैं तांगलोंग के पास गया। तुम्हें ऑथेंटिक होना पसंद है ना? आजाद होना पसंद है? चलो बताओ, अभी कैसा महसूस हो रहा है? फील फ्री। टांगलोंग इतने दाढ़ में था कि उसके पसीने छूट रहे थे। वो एक शब्द नहीं बोल पाया। लू रुआन ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, पर मेरी एक घोड़ी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अभी तो बड़ी बन रही थी, अब चुप क्यों हो? वो कांप रही थी। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। इतनी सी हिम्मत के साथ तुम एक अमीर लड़की को फंसाने चले हो। मैंने कांपती हुई लू रान को घसीटा और सीधा शहर के सबसे बदनाम और रफ एरिया, वेस्ट साइड, ले गया। मैंने यूजी कार से बाहर खींचा और एक गंदी गली की दीवार से सटा दिया। वहां से पेशाब और सट्टे हुए कचरे की तेज बदबू आ रही थी। लू रुआन ने वही उल्टी कर दी। मैंने गली के आखिर में कुछ ब्लॉन्ड हेयर्ड गुंदों की तरफ इशारा किया जो गाली गलौज कर रहे थे। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। देख रही हो, यह है वो जवानी की हवा जो तुम्हें इतनी पसंद है। काफी ऑथेंटिक है ना? काफी फ्री। अगर तुम्हें यह इतना पसंद है तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त उनके पास छोड़ देता हूं। लू रुआन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई। जंग सौयू, घर चलते हैं। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। तभी मेरी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वो तंगलोंग था। वो लंगड़ा कर चल रहा था और जब मेरा ध्यान भटका वो चुपके से गाली के दूसरे कोने से निकाल भागा।
मैंने उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा बंदा इस लायक ही नहीं था कि मैं दोबारा उस पर हथ उठाऊं। लू रुआन ने भी उसे देख लिया था और उसका चेहरा बिल्कुल फीका, अशेन पड़ गया। उस भागते हुए डरपोक को देखकर उसके ख्याली पुलाव का आखिरी टिंका भी बिखर गया। उसने रोना बैंड कर दिया और वहां किसी मुर्दे की तरह खड़ी रही, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। मैंने उसे करमेन धकेला और पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं बोला। जब कारलू फैमिली के घर के सामने रुकी, उसने खुद दरवाजा खोला और थाके हुए कदमों से अंदर चली गई। मैं कार से नहीं उतरा। मैंने ड्राइवर से बस गाड़ी घुमाने को कहा और घर निकल गया। उसी रात मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो ल्यू किंगशू का था। शॉ यू थैंक यू। मैंने जवाब में एक योर वेलकम वाला स्टिकर भेज दिया। बस बात खत्म। जैसा कि उम्मीद थी, अगले 2 दिन जांग हाउस में काफी अमन चैन रहा। किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं की। मैं जानता था कि ये मेरी होने वाली भाभी लियू किंगशू ने ही हैंडल किया होगा। लगता है मेरा कदम गलत नहीं था। मेरी ऐश वाली जिंदगी अब सेफ थी। लेकिन अगले दिन मेरी हंसी गायब हो गई। पता चला कि तंग लोंग मर गया, एक कार एक्सीडेंट में। लगता है मेरी ये होने वाली भाभी मेरी सोच से भी ज्यादा रशलस है। मुझे अचानक वो घर थोड़ा डरावना लगने लगा। वहां सबने एक खूबसूरत मास्क पहना हुआ है और वो ठंडे दिमाग से हर रुकावट को रास्ते से हटा देते हैं। मेरा एलीट बड़ा भाई जंग लिंगचुआन भी वैसा ही है और लियू किंगशु भी। सिर्फ मैं ही अलग था, एक ऐसा बंदा जिसे बस आराम की जिंदगी चाहिए। मैं अचानक कांप उठा और बिस्तर से उछाल कर खड़ा हो गया। मुझे अभी के अभी यहां से निकलना होगा। इन बेरहम लोगों से दूर जाना होगा। हाई लाइफ जीने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैंने किसी को गुड बाय नहीं कहा। अगले दिन सुबह मैं अपना सूटकेस लेकर नीचे आया। मेरी मां लिविंग रूम में बैठी काफी एलिगेंस के साथ अपनी मॉर्निंग टी पी रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने बस हल्की सी आईब्राव उठाई और ठंडी आवाज में पूछा, कहां जा रहे हो? कहीं और सोने, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा और वापस फाइनेंशियल मैगजीन पढ़ने लगीं। मेरे नाम के वास्ते पिताजी का भी कहीं नामो निशान नहीं था। वो घर बर्फ बेचने वाले की दुकान जितना ठंडा था। मैं अपना सूटकेस घसीटते हुए उस शानदार विला से बायना पीछे म्यूडे निकाल गया। सिटी सेंटर में मेरा एक पेंट हाउस अपार्टमेंट था जो मैंने बहुत पहले खरीदा था और यूसे यूज करने का यह परफेक्ट टाइम था। अपार्टमेंट बहुत बड़ा और खाली था और फ्रिज भी बिल्कुल खाली। मैं पास के सबसे बड़े सुपरमार्केट गया। इस नए घर को खाने पीने के सामान से भरना जरूरी था। शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए मैं भरी हुई शेल्व्स के बीच चलने लगा। मैं किसी शॉपिंग रोबोट की तरह बिना किसी इमोशन के सामान कार्ट में फेंक रहा था। एक कोने से गुजारते वक्त मैं अचानक रुक गया क्योंकि स्नैक आयल के एक कोने में मैंने एक लड़की को चुपके से ब्रेड का पैकेट अपनी स्लीव में थोंसते हुए देखा। वो मुझसे कुछ साल छोटी लग रही थी। थोड़ा दुबला पतला शरीर और एक पुरानी सी फेडेड यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। देखने में वो काफी साफ सुथरी थी। बाज दुख इस बात का था कि उसके हाथ इतने साफ नहीं थे। मैंने कुछ नहीं कहा। बाज शेल्फ से तेक लगाकर खड़ा हो गया और हाथ बांधकर माजे से उसे देखने लगा। वो उसे स्लीव में घुसाने की पूरी कोशिश कर रही थी। स्लीव छोटी थी और ब्रेड का पैकेट बड़ा। वो बार बार कोशिश कर रही थी, इतनी नर्वस कि उसके मथे पर पसीना आ गया था। आखिरकार जैसे उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी हरकत थम गई और उसने धीरे से सर उठाया। हमारी नजरें मिली। मैं बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा। 10 सेकंड के अंदर उसका चेहरा लाल हो गया। उन बड़ी गोल आंखों में पहले शौक था, फिर डर और आखिर में एक न मिटने वाली शर्म, ह्यूमिलिएशन। ब्रेड पकड़े हुए उसका हाथ कांपने लगा। एक थुड की आवाज के साथ पैकेट जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो और उसका शरीर ढीला पड़ गया हो। उसने सर नीचा कर लिया, जैसे वो अपना चेहरा जमीन में गाड़ देना चाहती हो। कितना बोरिंग है। मैं उसके पास गया, झुक कर ब्रेड का पैकेट उठाया और अपनी कार्ट में डाल दिया। फिर मैंने बगल वाली शेल्फ से तरह तरह के कुकीज और कैंडीज अपनी कार्ट में भर लिए।
जल्दी ही मेरी कार्ट एक छोटे पहाड़ जैसी दिखने लगी। मैंने कार्ट उसके सामने धकेली। उसका सर अभी भी नीचे था, पूरा शरीर तन्ना हुआ, टेंस, जैसे किसी साजा का इंतजार कर रही हो। मैंने अपने जूते की नोक से उसके पुराने कैनवस शूज को हल्के से थोका और आराम से पूछा, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। उसका शरीर कांपा। फिर उसने हल्का सा सर हिलाया, हामी भारी। एक सेकंड बाद, जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने जोर जोर से सर हिलाकर मना कर दिया। मैं थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा। तुम कभी हां बोल रही हो, कभी ना। मेरे लिए कोई माइम परफॉर्म कर रही हो क्या? बात क्या है? मेरी टोन थोड़ी सख्त थी। वो मुझसे इतना डर गई कि उछल पड़ी और तुरंत अपना सर ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं और आंसुओं से भारी थीं। उसके होंठ हिले और उसके गले से कुछ साफ ना होने वाली आवाजें निकली और वो अजीब तरह से अपने हाथों से इशारे करने लगी। मैं सुन रह गया। उसी पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। म्यूट, गूंगे। उसका वो परेशान और लाचार चेहरा देख कर मेरे दिल का गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। मुझे पछतावा होने लगा। उस वक्त मुझे लगा कि मैं सच में एक घटिया इंसान हूं। ऐसा बंदा जिसे रात को सोते वक्त ये बात याद आए तो खुद को 2 थप्पड़ मार ले। मैंने और कुछ नहीं कहा, मुड़कर एक और शॉपिंग कार्ट ली और उसे ऐसी चीजों से भर दिया जो जल्दी खराब ना हो। फिर मैंने दोनों कार्ट्स आगे बढ़ाई और उसे पीछे आने का इशारा किया। वो अभी भी सदमे में थी और रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे पास समझाने का वक्त नहीं था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा चेकआउट काउंटर पर ले गया। बिल पे करने के बाद मैंने सारे छोटे बड़े बैग्स उठाए और वो एक छोटी सी पूंछ टेल की तरह मेरे पीछे चलने लगी। उसके हाथ में भी स्नैक्स के कुछ हल्के बैग्स थे। सारा सामान अपनी स्पोर्ट्स कार में रखने के बाद मैंने उसे अंदर बैठने को कहा। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, पर फिर पैसेंजर डोर खोलकर बैठ गई। मैंने उससे उसका एड्रेस पूछा। उसने फोन लिया और अपनी नन्ही उंगलियों से काफी देर तक स्क्रीन पर टप करती रही। तब जाकर एक लोकेशन मिली। वो एक बहुत पुराना नेबरहुड था, एक ऐसी खस्ता हाल जगह जहां से मैं कभी गुजारता तक नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कर स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते कर में डरावनी खामोशी थी। वो अपना सर नीचे किए अपनी शर्ट का कोना हेम पकड़कर बैठी रही। कार तंग और टूटी फूटी गलियों से गुजारती हुई आखिरकार एक ऐसी बिल्डिंग के सामने रुकी जो देखने में लग रहा था कि अभी गिर जाएगी। मैंने इंजन बैंड किया और सामान कार से बाहर निकालने में उसकी मदद की। सीढ़ियां, कॉरिडोर अंधेरी और नम थिन। वहां से मिल्ड्यू, फाफुंड और अजीब सी अजीब बदबू आ रही थी। वो मुझे तीसरी फ्लोर पर ले गई और एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला जिसकी पेंट उखड़ रही थी। अंदर घुसते ही चाइनीज दवाओं की तेज महक आई। कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि आप साफ देख सकते थे कि एक खाली घर कैसा होता है। आज पहली बार मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा था। एक हिलती हुई लकड़ी की खटिया पर एक कमजोर बुढ़ी औरत लेटी हुई थी। उनकी आंखें बैंड थिन और सांस बहुत धीमी। लड़की ने सामान नीचे रखा, भगकर उनके पास गई और बड़े ढंग से उन्हें कंबाल उठाया। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। मैं समझ गया। ऐसा नहीं था कि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, बल्कि उसके पास अपने घरवाले की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ब्रेड चुराना शायद इसलिए था क्योंकि वो बहुत भूखी थी और अपनी दादी की दवाओं के पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। वही पुरानी दुख भरी कहानी। मुझे इस तरह के सीन्स देखना सबसे ज्यादा नापसंद है। अपनी दादी का ख्याल रखने के बाद वो लड़की मेरे पास आई। गहरी तरह से झुककर बाव शुक्रिया अदा किया। फिर टेबल से एक पुरानी नोटबुक उठाई और तेजी से उस पर कुछ लिखा। उस पर बड़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग में एक लाइन लिखी थी, थैंक यू। इन सब का कितना खर्चा हुआ, मैं फ्यूचर में तुम्हें जरूर वापस करूंगी। मुझे वो लाइन थोड़ी फनी लगी। वापस कैसे करोगे? फिर से चोरी करके? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला और अपने फैमिली के पर्सनल असिस्टेंट को कॉल किया। मैंने फोन पर थोड़ी देर बात की। लाओ वंग,
सिटी के सेंट्रल हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड का इंतजाम करो। 15 मिनट में वेस्ट साइड की इस बिल्डिंग के एड्रेस पर एक एम्बुलेंस भेजो। एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा। सारा खर्चा मेरे अकाउंट से काट लेना। यह पूरा प्रोसेस 1 मिनट से भी कम का था। वो लड़की पूरी तरह दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुझे ब्लैंकली घूरती रही। रोना भूल गई, लिखना भूल गई। मैं समझ सकता था उसके लिए जिस चीज का सपना देखने में पूरी जिंदगी निकाल जाती, उसे मैंने एक फोन कॉल से सॉल्व कर दिया था। मैंने उसके पैरों के पास पड़े लगेज बैग को हल्के से ठोकर मारी और कहा, चलो सामान उठाओ। क्या सोच रही हो? अपना सामान पैक करो और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और तुरंत हड़बड़ाहट में सामान पैक करने लगी। सच तो यह है कि पैक करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। कुछ पुराने फीके पड़े कपड़े और एक एन मेल का मग जिसका हैंडल टूटा हुआ था। एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई। प्रोफेशनल मेडिकल स्टाफ ने बड़े ध्यान से दादी को स्ट्रेचर पर रखा। शुरू से लेकर आखिर तक उस लड़की ने मेरी शर्ट का कोना हेम कस के पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि मैं अचानक गायब ना हो जाऊं। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, पर मैंने उसका हाथ पीछे नहीं हटाया। हॉस्पिटल में सब कुछ बड़े सुकून से अरेंज हो गया। एक स्पेशल वार्ड जहां 24/7 नर्सिंग केयर थी। टॉप एक्सपर्ट्स की टीम ने तुरंत कंसल्टेशन शुरू कर दी। मैं उस चमचमाते साफ हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा डॉक्टर्स और नर्सेस को भगदौड़ करते देख रहा था, और बिस्तर के पास खड़ी उस लड़की को भी, जो हैरान भी थी और शुक्रगुजार भी। तंग लोंग की मौत की वजह से मेरे दिल में जो थोड़ी घुतान ग्लूम थी, वो अब थोड़ी कम होने लगी थी। पैसा खर्च करके सच में गुड मूड खरीदा जा सकता है। तभी मेरी शर्ट का कोना फिर से हल्के से खिंचा गया। उसने अपनी वही पुरानी नोटबुक मेरे सामने रखी जिस पर लिखा था, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं। मैंने दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाई और उस लड़की की तरफ देखा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। वो घबरा गई। उसने नोटबुक पर बहुत तेजी से लिखा। उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी बिखरी हुई थी, बिल्कुल साफ नहीं। मैं आपके पैसे ऐसे ही मुफ्त में नहीं ले सकती। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने वो दो शब्द देखे, अच्छे इंसान। मेरे होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। आज के जमाने में मुझ जैसे बंदे को भी अच्छा इंसान माना जा सकता है। पैसा होना सच में बहुत बढ़िया चीज है। मैंने उसे बीच में नहीं टोक दिया। पहली बात, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। दूसरी बात, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे झमेलों, ट्रबल्स से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम यहां मुझसे बहस करके मेरे लिए झमेला खड़ा कर रही हो। समझ आया? वो मेरे इस टेढ़े लॉजिक से थोड़ी दंग रह गई। वो मुझे ब्लैंकली घूरती रही, जैसे समझ न आ रहा हो कि क्या जवाब दे। मैंने उसकी शक्ल देखी और एक ठंडी सांस भरी। मैंने उसके पास गया। अब और बकवास नहीं। मैंने उसके हाथ से नोटबुक और पेन लिया और उस पर कुछ लिखा। इसे बस ये समझ लो कि मैं एडवांस में एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा हूं। तुम जी जान से पढ़ाई करो और आगे चलकर एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, ताकि अगर किसी दिन मुझ पर बुरा वक्त आए और मैं सड़क पर भीख मांग रहा हूं, तो बस याद से मुझे एक कटोरी चावल दे देना। लिखने के बाद मैंने नोटबुक वापस उसके हाथों में थामा दी। वो नोटबुक में लिखे शब्दों को काफी देर तक हैरानी से देखती रही। फिर उसने सर उठाया। उसकी आंखें झरने के पास के पानी जैसी साफ थीं। आखिरकार आंसू छलक ही गए। वो जोर से नहीं रोई, बस खामोशी से आंसू बहती रही। हर एक बूंद उस पुरानी नोटबुक पर गिर रही थी। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ और मैंने अपनी नजर घुमा ली। ठीक है, अब रोना बंद करो। तुम्हारी दादी को अभी तुम्हारी जरूरत है। इस तरह रोने का क्या फायदा? मैन थोड़ा सोचा और फिर कहा, तुम कौन से स्कूल जाती हो? मैं लाओवंग से कहकर हर महीने तुम्हारी ट्यूशन फीस भरवा दूंगा। वो तुम्हारे रहने खाने के लिए 5,000 ट्रांसफर कर दिया करेगा, जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो जाती और जॉब नहीं मिल जाती। ये मत कहना कि तुम्हें जरूरत नहीं है। ये भी इंश्योरेंस प्रीमियम का ही हिस्सा है। इतना कहने के बाद मुझसे वो फिल्मी सीन और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर मुड़ा और निकल गया।
चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मुझे अचानक ये सब बड़ा मजे किया लगा। जंग फैमिली का ये सेकंड यंग मास्टर भाला बुरे वक्त से कैसे गुजार सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है ना? मैं तो बस अपने लिए कुछ अच्छे कर्म, गुड कर्मा जमा कर रहा था। आखिरकार मेरे आसपास सब लोग इतने खतरनाक और मक्कर हैं। मुझे थोड़े अच्छे कर्म तो जमा करने ही होंगे। सिर्फ तभी मैं ये पक्का कर सकता हूं कि मुझ जैसा आराम परस्त लोफर बंदा अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से काट सके। फिर मेरा बुरा वक्त आया, 5 साल बाद। सिर्फ 5 साल। मेरा वो दिखने में शरीफ और एलीट बड़ा भाई जांग लिंगचुआन। जब शादी के बाद ये सारा सच सामने आया, मैं एक प्राइवेट आइलैंड पर धूप सेंक रहा था, सनबैथिंग। जब मुझे कॉल आया तो मुझे रोने के बजाय हल्की हंसी आ गई। ये सब मेरी उम्मीद के मुताबिक ही था। मेरा भाई अंदर से एक कमजोर और डरपोक इंसान है, फिर भी उसे सच्चा प्रेमी बनने का दिखावा करना बहुत पसंद है। मेरा मन तक नहीं किया कि वापस जाकर यह तमाशा देखूं। आखिरकार अमीर खानदानों की शादियां कमोबेश ऐसी ही होती हैं। यह सिलसिला तब तक चला जब तक मेरे बैंक कार्ड्स एक एक करके फ्रीज नहीं हो गए। मेरे नाम पर जितनी भी रियल एस्टेट थी, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स, सब एक ही रात में बदल गए। रातों रात नए मालिक आ गए। तब जाकर मुझे थोड़ा देर से एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जब तक मैं उस आइलैंड से भगा भगा वापस आया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जंग कॉरपोरेशन का नाम बदलकर लू हो गया था। मेरे पिता पर कई तरह के इकोनॉमिक क्राइम के केसेस चला दिए गए। सबूत इतने पक्के थे कि उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे आंसू बहाते हुए ही गुजारनी होगी। मेरा भाई जंग लिंगचुआन बिल्कुल खाली हाथ वहां से निकला, और मैं, एक यूजलेस इंसान जो सिर्फ दूसरों पर पलना चाहता था, मुझे भी नहीं छोड़ा गया। मेरी वो स्लैश फंड, गुप्त पैसा जो मैंने 20 साल से मेहनत से बचाया था, वो भी गायब हो गया। मैं अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट के सामने खड़ा था, और दो बिना एक्सप्रेशन वाले गार्ड्स जो ब्लैक सूट्स में थे, मेरा रास्ता रोक रहे थे। मेरा दिमाग घूम गया। हे सिस, अगर तुम्हें बदला लेना था तो वो बदला लेती, मेरे उस बेअकल भाई को मार देती, मुझे कोई एतराज नहीं होता। पर तुमने मेरे बाप को जेल भेज दिया और जांग कॉरपोरेशन को अंदर से खोखला कर दिया। इसका क्या मतलब है? यह सोचकर मेरा खून खूलने लगा। क्या मैं किसी फीमेल लेड रिवेंज नॉवल में जी रहा हूं, जहां मैं वो कैनन फॉडर, फलतू रिश्तेदार हूं जिसे रास्ते से हटा दिया गया? तभी दरवाजा खुला। लियू किंगशू मेरे फेवरेट इटालियन सोफा पर बैठी थी और बड़े एलिगेंस के साथ वाइन का ग्लास घुमा रही थी। 5 साल गुजर चुके थे। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और ठंडी लग रही थी। सब कुछ अपने कब्जे में रखने वाला उसका वो ओंडरा दमकने वाला था। उसने मुझे देखा और अपना वाइन ग्लास नीचे रखकर बड़े प्यार से मुस्कुराई। वापस आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। वो खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे मेरे चेहरे को छूना चाहती हो। मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी ये नहीं चाहती थी। मैंने अपना सर झटक कर उसका हाथ अवॉइड किया। वो गुस्सा नहीं हुई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा भाई बहुत बेवकूफ है। मैंने उसे एक मौका दिया था, पर बदकिस्मती से उसने उसकी कदर नहीं की। लियू किंगशू ने सर हिलाया और मेरी हालत देखकर उसके चेहरे पर हल्का सा मजाक, मौकरी आ गया। तो इसी वजह से तुमने हमारे पूरे खानदान को तबाह कर दिया। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। उसने पहले मेरे साथ गलत किया था, तो मेरा बदला लेना बिल्कुल सही है। मुझे ऐसे पति की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मेरे और करीब आई। उसकी नजदीकी काफी थ्रेटनिंग थी। शौयू, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रख सकती हूं, जैसे पहले रखती थी। ये सुनकर मैं इतना हंसा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी आंखों के कोने पोंछे और लियू किंगशू के उस बेदाग खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मुझे शक हो रहा है कि तुमने ही उसे अपने हाथों से रास्ते से हटाया है।
उसके चेहरे की मुस्कान आखिरकार जम गई, स्टिफेंड। हालांकि वो सिर्फ एक पल के लिए था, पर मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी खत्म हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, ये औरत शुरू से ही एक पागल, लूनाटिक थी। अपने मकसद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने अपनी हंसी खत्म की और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखा। फिर धीरे से नफरत के साथ उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। उसके चेहरे से मुस्कान का आखिरी निशान भी मिट गया और उसकी जगह एक बर्फ जैसी ठंडक आ गई। तुम्हें अच्छे की कदर नहीं है। उसने अपना हाथ हिलाया और मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा। उन दो बॉडीगार्ड्स ने तुरंत मुझे पकड़ा। एक मेरे लेफ्ट में था और एक राइट में। उन्होंने मुझे किसी मुर्गी के बच्चे की तरह उठाया और बेदर्दी से मेरे ही घर से बाहर फेंक दिया। मैं उस खाली हॉलवे में खड़ा रह गया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अगर मैंने सच में उसके उन जहरीली बातों पर भरोसा कर लिया होता और वहां रुक जाता, तो शायद जब वो मुझसे थक जाती, मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी मौत कब और कैसे हुई। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब मेरे बाप जैसे पुराने खिलाड़ी को उसने अपने जाल में फंसा लिया, तो मुझ जैसे हेडोनिस्ट, ऐश करने वाले की क्या औकात, जिसे सिर्फ खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं आता। इस साइको औरत से दूर रहना हर चीज से ज्यादा जरूरी था। मैंने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोली और उन दोस्तों को ढूंढा जो हमेशा मुझे यू भाई कहकर बुलाते थे। मैंने पहला कॉल किया। हेलो, यंग मास्टर जो, मैं जंग शाओयू बोल रहा हूं। दूसरी तरफ 3 सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक डर भरी आवाज आई। कौन? सॉरी, आपने गलत नंबर लगाया है। कॉल कट गया। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। फिर खुद पर ही एक कड़वी हंसी आई। मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया। नतीजा बिल्कुल वही था। तीसरा, चौथा। या तो वो गलत नंबर्स थे या किसी ने उठाया ही नहीं। मैंने उस ठंडी दीवार से टिक लगाई और अपने उन सो कॉल्ड दोस्तों को एक एक करके डिलीट करने लगा। जब सब खत्म हुए, तो स्क्रीन पर बस परिवार के कुछ अकेले नंबर्स रह गए थे। मैंने अपने पास की हर कीमती चीज बेच दी। कुल मिलाकर मेरे पास 1 लाख येन से भी कम बचे। इतना पैसा पहले मेरी एक रात की दारू के लिए भी काफी नहीं होता था, और आज यही मेरी पूरी दौलत थी। जब मैं सड़कों पर बिना किसी मकसद के भटक रहा था, पाटा नहीं कैसे मैन वापस अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गया। मैंने एक फीकी हंसी छोड़ी। ऐसे काम नहीं चलेगा। शायद किसी फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करने का काम ढूंढना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं और खाना रहना भी मिल जाता है। वैसे भी 20 साल से ज्यादा अमीर जिंदगी जी ली है, इतना काफी है। मैं सर झुकाए रास्ते का हिसाब लगाते हुए चल रहा था कि अचानक मैं किसी से टकराया। एक हल्की और ताजी, फ्रेश महक आई। मैंने इंस्टिंक्टिवली माफी मांगनी चाही, पर जैसे ही सर उठाया, मेरी नजरें दो साफ आंखों से मिली। वो एक मासूम चेहरे वाली लड़की थी। वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहां मिला हूं। लेकिन वो मुझे पक्का जानती थी। मैंने उसकी आंखों में वो खुशी और सुकून साफ देखा जो मुझे पहचानने के बाद आया था। उसके होठ हिले जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर फिर उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत बड़े अजीब ढंग से पॉकेट से फोन निकाला और तेजी से कुछ टाइप किया। फोन की स्क्रीन चमकी। मिस्टर जंग, क्या आपको मैं याद हूं? मैंने वो शब्द देखे। मिस्टर जंग, आजकल मुझे कोई इस नाम से नहीं बुलाता। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। यादों के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। अचानक मुझे सब याद आ गया और मैं थोड़ा हैरान हुआ। 5 साल पहले सुपरमार्केट में वो कांपती हुई लड़की, वो छोटा सा टूटा फूटा घर जहां वो अपनी दाढ़ी का ख्याल रख रही थी। तुम। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। उसने जोर जोर से सर हिलाया। उसकी साफ आंखों से खुशी जैसे छलकी पड़ रही थी। मैं और कंफ्यूज हो गया। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने फिर तेजी से टाइप किया और फोन मेरे सामने कर दिया। स्क्रीन पर लिखा था। मैंने जंग फैमिली के बारे में न्यूज देखी थी। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद आप यहां एक बार जरूर आएंगे। इसलिए मैं कल से यहां
इंतजार कर रही हूं। मेरा दिल जैसे बैठ गया। मतलब पिछले 24 घंटों से, जब से मुझे घर से निकाला गया था, वो उस अपार्टमेंट के नीचे मेरा इंतजार कर रही थी, जहां मैं अब घुस भी नहीं सकता था। वो सबसे पुराने और नासमझ तरीके से एक ऐसी उम्मीद का इंतजार कर रही थी जो पक्की भी नहीं थी। एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर जगा जब मेरे सारे दोस्त मुझसे पल्ला झाड़ रहे थे। तब ये लड़की, जिसे मैं लगभग भूल चुका था, पूरे दिन रात से यहां खड़ी थी। मेरे होठ हिले मैं कुछ कहना चाहता था। उसने शायद मेरी बेबासी देख ली थी। फोन पर नए शब्द आए। क्या आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? मैं खामोश रहा, जिसे उसने हां समझ लिया। उसने अपना फोन अंदर रखा। फिर उसने वो काम किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने आगे बढ़कर मेरी हुडी की स्लीव को हल्के से खींचा। उसकी पकड़ बहुत हल्की थी। मैं चाहता तो आसानी से हथ छुड़ा सकता था, पर वो स्लीव पर उसका वो प्लीडिंग खिंचाव किसी अनदेखी जंजीर की तरह था, जिसने मुझे हिलाने तक नहीं दिया। वो मुझे मोड़ कर सड़क के कोने की तरफ ले जाने लगी, जैसे मुझ पर कोई जदू हो गया हो। मैंने कोई विरोध नहीं किया और बस उसके पीछे पीछे चलने लगा। हम एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे। उस बेकरी के बाहर से एक गरम और प्यारी रोशनी आ रही थी। दुकान का नाम था लिटिल लाइट बेकरी। दुकान बंद थी, पर डिस्प्ले केस की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। उसने चाबी से दरवाजा खोला, फिर मुड़कर अपनी आंखों से मुझे अंदर आने का इशारा किया। दुकान बड़ी नहीं थी, पर बहुत साफ सुथरी थी। हवा में मक्खन और गेहूं, वीट की महक घुली हुई थी। उसने काउंटर के नीचे से एक ध्यान से लैमिनेट किया हुआ फोल्डर निकाला। उसमें से एक पीला पड़ चुका पुराना कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। ये वही इंश्योरेंस क्लॉज था जो मैंने 5 साल पहले लिखा था, ताकि अगर किसी दिन मुझ पर बुरा वक्त आए और मैं सड़क पर भीख मांग रहा हूं, तो बस याद से मुझे एक कटोरी चावल दे देना। उसने उन शब्दों पर इशारा किया, फिर मेरी तरफ, फिर अपनी तरफ और इस बेकरी की तरफ। उसकी आंखों में ऐसी गंभीरता थी जैसे वो कोई पवित्र वादा, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही हो। आखिर में वो मुदी और ओवन से एक अभी भी गरम क्रॉसॉन्ट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें कोई दया या हमदर्दी नहीं थी, बस एक सच्चाई थी कि अब मेरी बारी थी। मैंने ब्रेड ली और एक बिटे ली। उसका स्वाद भाले ही मेरे पहले वाले हाई एंड खाने जैसा नहीं था, पर उसमें एक सुकून देने वाला एहसास था। क्या तुम लोग अभी भी हायरिंग कर रहे हो? वो लड़की एक पल के लिए हैरान रह गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल गई। उसने जोर जोर से सर हिलाया। उस दिन मेरी जिंदगी का वो धुंधला पहला हिस्सा खत्म हुआ और मेरी जिंदगी का दूसरा हिस्सा इस छोटी सी बेकरी से जुड़ गया जिसका नाम था लिटिल लाइट। हम दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े कि फिर कभी अलग नहीं हुए। और मेरी बॉस वो गूंगी लड़की थी जिसे मैंने सोचा था कि मैं कभी दोबारा नहीं देखूंगा। एक लड़की जिसका नाम था सू। मेरे दिए हुए पैसे और अपनी सेविंग्स की मदद से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने के बाद उसने इस सड़क पर यह बेकरी खोली थी। दुकान बड़ी नहीं थी, पर बिजनेस काफी अच्छा था। आसपास के पड़ोसी भी काफी फिक्र करने वाले थे। वो हमेशा थोड़ा घूमकर इसी रास्ते से आते, कुछ ब्रेड खरीदते और थोड़ी बातें करते। एक अकेली लड़की के लिए यह सब आसान नहीं होता, पर अब बेहतर था, उसके पास मदद के लिए कोई था। इसे देखकर ही सुकून मिलता है, पड़ोसी कहते। मैंने एक बेयर प्रिंट वाला एप्रन पहना हुआ था और थोड़ा अजीब तरह से ताजा बनी हुई टोस्ट पैक कर रहा था। ये बातें सुनकर मेरे दिल में कोई हुलचुल नहीं हुई। मुझ जैसे लेजी बम को देखकर, जिसे अनज तक की पहचान नहीं थी, उन्हें कैसे सुकून मिल सकता था? पर मेरी प्रेजेंस ने सच में उसका बोझ हल्का कर दिया था। कम से कम आटा और शक्कर की भरी बोरियां उठाने जैसे मुश्किल कामों में उस जैसी एक छोटी और नाजुक लड़की को अब दांत पीस कर ये सब अकेले नहीं करना पड़ता था। शाम को दुकान बैंड होती और हम ऊपर वाले छोटे से अपार्टमेंट में चले जाते। अगर वो पुरानी कहावत, एक घर जहां सिर्फ चर खाली दीवारें हो, उसकी पुरानी जगह के लिए थी, तो इस जगह को एक दीवार, एक डाइनिंग टेबल, दो कुर्सी, एक सोफा और बैल्कनी से अलग किया गया एक छोटा कमरा कहा जा सकता था। वो मेरा बेडरूम था।
वो मेरे पुराने मेंशन के बाथरूम से भी छोटा था, पर मैं वहां पिछले 20 सालों की किसी भी रात से ज्यादा सुकून की नींद सोता था। वहां न कोई साजिश थी, न कोई दिखावा। हवा में बस नीचे से आती हुई गेहूं की हल्की महक थी। मैंने एक आम इंसान बनना सीखना शुरू किया। सीखा कि कैसे झाड़ू लगाते हैं, बिना हर जगह धूल उड़ाए, कैसे प्रेशर कुकर में कंजी बनाते हैं, बिना किचन उदाए। अक्सर नतीजे बड़े खतरनाक होते थे। एक बार मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया और काफी नमकीन रेड बीन सूप बना डाला। उसने एक चुस्की ली, उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया, पर उसने उसे थूका नहीं। उसने खामोशी से एक बड़ा ग्लास पानी पिया, फिर पेन उठाया और नोटबुक में लिखा, स्वाद बहुत यूनिक है, अगली बार तुम थोड़ी कम शक्कर डाल सकते हो। मैंने उसके उस सीरियस एक्सप्रेशन को देखा। मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मेन बोल छिना और कचरे में फेंक दिया। उस दिन के बाद से मैंने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू किया। मैंने टेक्स्ट बुक्स का ढेर खरीद लिया। हर रात मैं उसके सोने का इंतजार करता और अपने छोटे से कमरे में फोन की स्क्रीन देखकर बार बार प्रैक्टिस करता। सबसे आसान जुमलों से लेकर जैसे हेलो, थैंक यू, आज के तुमने बहुत मेहनत की, और गुड नाइट तक। पहली बार जब मैंने थोड़े अजीब इशारों से उसे गुड मॉर्निंग कहा, वो सुन रह गई। फिर उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई सितारा अचानक टूट कर गिरा हो। वो हैरत अंगेज तरह से चमक उठी। उसने भी अपना हाथ उठाया और बहुत गंभीरता से मुझे जवाब दिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि पिछले 20 से ज्यादा सालों में ऐसा कोई पल नहीं था जब मुझे कुछ करना इतना वर्थ वाइल लगा हो। दिन इसी तरह गुजारते गए और चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगीं। मैं एक ऐसे बेवकूफ से, जिसे ओवन तक चलाना नहीं आता था, एक बेकिंग अप्रेंटिस बन गया जो स्किलफुली क्रीम विप कर सकता था और फ्लावर्स बना सकता था। दुकान का काम और भी बढ़िया चलने लगा। हमने बगल वाली दुकान भी ले ली और बेकरी को बड़ा कर दिया। मेरे अकाउंट में फिर से थोड़ा थिक तक पैसा जमा हो गया था, इतना कि मैं वहां से मूव आउट करके अपना अलग किराए का घर ले सकूं। मैंने कई बार सू से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर हर बार शब्द मेरे होठों तक आकर रुक गए। मूव आउट करके कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा? अकेले रहना बहुत बोरिंग होता है। वैसे भी उस जैसी छोटी लड़की के लिए ये सब आसान नहीं है। मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं। मैंने अपने दिल को समझाने के लिए कुछ बहाने ढूंढ लिए और फिर सुकून से वहीं रुक गया। इसलिए हमने कभी इस बारे में दोबारा बात ही नहीं की। उसने भी जैसे खामोशी से मेरे वजूद को अपना लिया था। मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है। मेरे बाप और भाई इसके सबसे बड़े मिसाल हैं। पर सू के साथ रहने का जो सुकून था, वो नशा बन गया था। मैंने अपना सर झटका और इन फालतू ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। दोपहर होने वाली थी। मुझे उसके लिए लंच तैयार करना था। मैं अपना अप्रोन उतार ही रहा था कि तभी एक जानी पहचानी शक्ल ने दुकान का दरवाजा खोला और अंदर चली आई। वो एकदम फिट बिजनेस सूट में थी। बेहतरीन मेकअप और बालों का एक साफ सुथरा बून। उसके पूरे वजूद से एक कामयाब एलिट इंसान वाली वाइब आ रही थी। वो बाय निंगबिंग थी। मैंने उसे 5 साल से नहीं देखा था। गरीबी की वो घबराहट और लाचारी अब उसके चेहरे से पूरी तरह धुल चुकी थी। वो अब वही पुरानी स्कूल ब्यूटी नहीं थी जो फीकी यूनिफॉर्म में मुझसे भीख मांग रही थी। अब वो बिल्कुल परफेक्ट और क्लासी लग रही थी। उसके पीछे एक 20 से 22 साल का लड़का था, सूट और लेदर शूज पहने हुए। वो कोई नया नया कॉलेज ग्रेजुएट लग रहा को था, शायद उसका असिस्टेंट। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत थी। बाएं निंगबिंग की नजर मेरे लिटिल बियर वाले एप्रन पर रुकी। उसकी आईब्रोज थोड़ी सिकुड़ी, पर उसने तुरंत वही पॉलिट मुस्कान वापस ले आई। जंग शाओयू, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने बस सर हिलाकर हेलो किया। मेरा एप्रन उतारने का काम रुका नहीं। वो कुछ पूछना चाहती थी, पर शायद उसे ठीक नहीं लगा। आखिरकार उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और मेरे सामने रख दिया। ये 1 मिलियन है। मैं जानती हूं हमारे 10 साल के अग्रीमेंट में अभी कुछ साल बाकी हैं, पर अब मैं पे कर सकती हूं, तो मैं वक्त से पहले उधार चुकाना चाहती हूं। मैंने चेक पर लिखा नंबर देखा, उसे उठाया और पॉकेट में थोंस लिया। थैंक्स, ये मेरा हक है।
हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये पैसे वापस मिलेंगे। वो असिस्टेंट मुझे इतनी जल्दी पैसे लेते देख और भी ज्यादा नफरत करने लगा। बाय निंगबिन ने अपने एक्सप्रेशन संभाले। उसने हमारी छोटी सी बेकरी को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर वही पुरानी आसान करने वाली हमदर्दी, कॉन्डेसेंडिंग सिंपैथी थी। शौयू, मैंने सुना तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ। अगर तुम्हारे पास अभी रहने की कोई ढंग की जगह नहीं है तो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पति और मैंने अभी कंपनी शुरू की है, हमें लोगों की जरूरत है। उसकी ये जानबूझकर दिखाई गई दया देखकर मेरा जी मचलाने लगा। तब वो ट्रांजैक्शन मेरा एक इन्वेस्टमेंट था। अब वो कर्ज चुका रही है, हम बराबर हैं। पर अब वो ये नाटक कर रही है, अपने पुराने क्रेडिटर को अपनी चैरिटी का हिस्सा बनाना चाहती है। मैंने उस असिस्टेंट की तरफ देखा जिसकी नजरें और खराब होती जा रही थीं, और मैं समझ गया वो दूसरों को बचाने का मजा ले रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने कभी उसकी लचरी का मजा लिया था। अब वो मेरे डाउनफॉल को एंजॉय कर रही थी। बस फर्क ये था कि वो मुझसे ज्यादा हिपोक्रिट थी। यूं ये सब हमदर्दी के मुखौटे के पीछे करना था। मैंने सख्ती से मना कर दिया, जरूरत नहीं है, मैं यहां काफी थिक हूं। बाय निंगबिंग की मुस्कान जम गई। शाओयू, जिद मत करो, मैं जानती हूं तुम कैसी जिंदगी जीते थे। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी आवाज में चिड़चिड़ापन आ गया था। मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है। उसने आखिरकार पीछा छोड़ दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी नाराजगी दिखी। ठीक है फिर, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। जैसे ही वो मुड़ी, उस असिस्टेंट ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। बाएं निंगबिन ने भी बड़े नेचुरल तरीके से अपना सर थोड़ा झुकाया और यूजी ऐसी मुस्कान दी जो सिर्फ वो दोनों समझ सकते थे। उसी पल मैंने अपना फोन निकाला और चुपके से उनकी तरफ शटर दबा दिया। एंगल बहुत बढ़िया था। फोटो में असिस्टेंट का हाथ लगभग उसकी कमर पर था और बाय निंगबिंग की वो मुस्कान। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉई का रिश्ता है। मैंने अपना फोन उठाया और उन्हें बाय बाय किया। उनके जाने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट लगाकर उसके पति का पब्लिक ईमेल एड्रेस ढूंढा। फिर मैंने एनोनिमसली वो फोटो वहां भेज दी। ये सब करने के बाद मैंने सेंडिंग हिस्ट्री से वो फोटो डिलीट कर दी। मेरा मूड अब काफी हल्का हो गया था। मैंने सू के साथ खामोशी से लंच किया। मेरा दिमाग अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। मैं काउंटर से टेक लगाकर सोचने लगा कि इस 1 मिलियन का क्या किया जाए। इतने सालों बाद इतना सारा पैसा देखकर आंखें चूं दियां रही थीं। कम से कम अब जिंदगी इतनी तंग नहीं रहेगी, और सू को जो नए इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो भी आ जाएंगे। मैं जितना सोचता उतना खुश होता गया। तभी दरवाजे की घंटी, विंड चाइम, बाजी। एक साफ पर जानबूझकर कमजोर बनाई गई आवाज ने मेरी सोच को तोड़ दिया। सॉयू, मैंने सर घुमाकर देखा। वो लूरू यन थी। लगता है आज पुराने दुश्मनों और दोस्तों के मिलने का दिन है। कुछ चाहिए तुम्हें? मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के काउंटर से टेक लगाते हुए पूछा। उसने अपने होंठों को दबाया और उसकी चमकती आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना है पर कह नहीं पा रही वाला लुक देखकर मुझे सच में उल्टी जैसी फीलिंग होने लगी। लू रुआन की आवाज में थोड़ा गिला शिकवा था। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। सेकंड मिस लू, अब ये कौन सा नया नाटक चल रहा है? मेरा मन किया कि मैं जोर से हंस दूं। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। शियाओ यूं, मैं जानती हूं, मैं पहले बहुत बेवकूफ थी। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे वो जुनूनी आग जैसा प्यार पसंद है, पर अब मैं समझ गई हूं। मुझे सिर्फ एक सुकून भरा परिवार चाहिए और आंखों में गहरा लगाव। उसने सर उठाया और अपनी उन पानी भरी आंखों से मुझे इतनी शिद्दत से देखा जैसे पुरानी यादों में खो गई हो। जांग शियाओयू, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मैं जानती हूं तुम्हारी अभी क्या हालत है। मेरी बहन ने सच में हद कर दी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूं।
उसकी बातों में वही पुरानी दया और एहसान वाला टच था। अरे वाह, फिर से वही। ये प्रोडिगल सन रिटर्न्स वाला एक्ट चल रहा है क्या? पर एक बात समझ लो, मेरी तुम्हारे साथ शुरुआत कब हुई थी जो फिर से शुरू करें? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से रोका। मेरी यादें कुछ साल पहले के उस वेडिंग सीन में चली गईं। वो शादी शानदार भी थी और टचिंग भी। शादी में वो रोते हुए कह रही थी कि वो उसकी जिंदगी की रोशनी है, वो खुशी जो उसने हर मुश्किल के बावजूद पाई थी। उस वक्त मैं स्टेज के नीचे खड़ा उस गधे को देख रहा था जो आंसू बहा रहा था, और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, ये बंदा तो गया। जैसा कि उम्मीद थी, शादी के 2 साल भी नहीं हुए थे कि लू रुयान का मन भर गया। जब वो जुनून खत्म हुआ और शादी रोजमर्रा की बोरिंग रूटीन बन गई, तो वो बोर होने लगी। फिर सही वक्त पर एक ग्रीन टी गाय की एंट्री हुई। खैर, वो बेचारा बंदा बिल्कुल यूजलेस नहीं था। उसने लूरू यान के खिलाफ सबूत जमा कर लिए ताकि अपनी इज्जत बचा सके। फिर वो गायब हो गया। दुनिया में ऐसे इत्तेफाक नहीं होते। इसके पीछे पक्का मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ ल्यू किंगशू का हाथ रहा होगा। अपनी यादों से बाहर निकलते हुए मैंने अपने सामने खड़ी लूरू यान को देखा, जो अभी भी डीप अफेक्शन वाला ड्रामा कर रही थी। मेरे होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। लूरू यान, तुम्हें क्या लगता है, क्या सारे मर्द बेवकूफ होते हैं? ये सुनते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन जम गया। तुम्हारे पति का फ्यूनरल बहुत शानदार तरीके से हुआ था, मैंने धीरे से शुरू किया। मैंने न्यूज में देखा था, तुम बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसे देखकर सच में किसी का भी दिल पिघल जाए। बस दुख इस बात का है कि काश मैंने उस रात होटल के सामने तुम जैसी दिखने वाली एक लड़की को किसी हैंडसम बंदे के साथ हाथ में हाथ डाले एलिवेटर में जाते ना देखा होता। लूरू यान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ओ, याद आया। लगता है वो हैंडसम बंदा ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया। कुछ ही वक्त बाद उसने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। लू यान, क्या तुम थकती नहीं हो? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा उसकी कांपती हुई आंखों में देखा। हर रोज ये मुखौटा पहनकर नाटक करना, क्या तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? मैंने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि वो दरवाजे के फ्रेम से जा टकराई। उसका पूरा शरीर पतझड़ के पत्ते की तरह कांप रहा था। तुम तुम बकवास कर रहे हो। उसकी ये ऊपर से सख्त पर अंदर से कमजोर दलील इतनी फीकी थी जैसे उसकी सांस फूल रही हो। मेरा मन नहीं था उससे और फालतू बात करने का। मुझे यह डर नहीं था कि वो मुझसे बदला लेगी। एक ऐसी औरत जो सती सावित्री बनने के रोल में इतनी पागल हो, वो कभी भी शर्म के मारे अपना आपा नहीं खोएगी। उसके लिए उसकी इमेज उसकी जान से ज्यादा प्यारी थी। उसने वो मुखौटा इतने सालों से पहना हुआ था कि अब वो उसके चेहरे से चिपक गया था, जो अब कभी उतर नहीं सकता था। निकल जाओ यहां से। उसे जैसे कोई माफी मिल गई हो, वो लड़खड़ाती हुई बाहर भागी। उसका वो पीछे हटता हुआ रूप बहुत ही जलील लग रहा था। दुकान में आखिरकार फिर से खामोशी छा गई। मैंने सुकून की एक लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे पिछले 5 सालों की सारी बदकिस्मती और भड़ास आज निकल गई हो। सीढ़ियों से हल्के कदमों की आहट आई। सू नीचे आई। उसके हाथ में ताजा बनी हुई स्वीट सूप की कटोरी थी। वो मेरे पास आई और कटोरी मुझे थमा दी। उसकी आंखों में सवाल था कि क्या हुआ। मैंने सर हिलाकर इशारा किया कि कुछ नहीं है। सू ने साइन लैंग्वेज में पूछा। उसके चेहरे पर चिंता थी। पर तुम खुश नहीं लग रहे। मैंने उसकी साफ आंखों में देखा और मुस्कुराया। कटोरी नीचे रखे बिना मैंने अपनी थोड़ी अजीब सी साइन लैंग्वेज में इशारा किया। मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो समझ गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली। खिड़की से आती हुई धूप हम दोनों पर पड़ रही थी। बहुत सुकून था। उस दिन के बाद मैंने उस सर्कल की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और उनसे पूरा रिश्ता खत्म कर लिया। अब मैं बस सू के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, इस छोटी सी दुकान को चलाना और एक पुरसुकून जिंदगी बिताना चाहता हूं। हर सुबह 5 बजे मैं उससे आधा घंटा पहले उठता ताकि नीचे जाकर ब्रेड का पहला बैच तैयार कर सकूं। जब वो नींद से भरी आंखों के साथ नीचे आती, तो किचन पहले से ही गेहूं की हल्की महक से भरा होता और गर्म पानी भी उबल चुका होता। वो हमेशा सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग मीनू का साइन करती, फिर बड़े ढंग से अपना एप्रन बांधती और आज के डेजर्ट्स बनाना शुरू करती। हम बहुत कम बात करते हैं, पर हमारा कोऑर्डिनेशन
अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। कभी कभी जब काम ज्यादा होता और वो परेशानी में पसीने से नहा जाती, तो मैं उसे आइस वाटर का गिलास थमा देता। जब वो गिलास लेती, तो उसकी उंगलियां कभी कभी मेरे हाथ के पिछले हिस्से को छू जाती, ठंडी और नरम। मैंने उसकी हर आदत को नोटिस करना शुरू कर दिया था। उसे भी अब मेरे दिमाग की बातों का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। जिंदगी अब सच में पूरी लग रही थी। दिन के वक्त हम साथ में दुकान चलाते थे। शाम को वो मुझे और भी कॉम्प्लेक्स डेजर्ट्स बनाना सिखाती। कभी कभी तो पूरी शाम हम बिना पेन और पेपर के ही बातें कर लेते। ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उसने मुझे काफी सुकून दिया। मैंने एक सवाल पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं प्यार में बिलीव नहीं करता, पर मुझे ये यकीन होने लगा कि कुछ लोग एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। मैं बस उसके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था। 3 महीने बाद मैंने उससे अपने दिल की बात कही। सच कहूं तो मैंने उसे प्रपोज किया। उस दिन उसका बर्थडे था। मैंने चुपके से दुकान में उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। जब वो शाम को नीचे आई, पूरी दुकान मोमबत्तियों से जगमगा रही थी। वो सीढ़ियों के ऊपर ही दंग रह गई, अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। मैं उसके पास गया, एक घुटने पर बैठा और डायमंड रिंग निकाली। सू, मुझे खूबसूरत बातें करनी नहीं आती। मैं हमेशा रहने वाले प्यार की कस्मों में भी यकीन नहीं करता। पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, और ये दुकान तब तक चलाना चाहता हूं जब तक हम चलने लायक ना रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो रो पड़ी। उसके आंसू किसी टूटी हुई मोतियों की माला की तरह एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे। उसने जोर जोर से सर हिलाया, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मैं उसे अंगूठी पहना सकूं। रिंग थोड़ी ढीली थी, उसका हाथ बहुत दुबला था, पर उसने अपनी मुट्ठी कस ली ताकि वो गिरे नहीं। मैंने उसे गले लगाया, उसके बालों की हल्की महक महसूस की। उस पल मुझे अचानक लगा कि मेरी पिछले 20 सालों की जिंदगी बस उससे मिलने की एक तैयारी थी। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। स्केल बहुत बड़ा नहीं था। हमने बस पड़ोसियों और मेरे कुछ खास क्लासमेट्स को बुलाया। मैंने कोई दिखावा करने का नहीं सोचा। मैं बस सू को एक ढंग की शादी देना चाहता था। शादी से एक दिन पहले मैंने बाल कटवाए और अपने लिए एक अच्छा सूट खरीदा। सू की वेडिंग ड्रेस हम दोनों ने मिलकर चुनी थी। जब उसने वो पहनी तो ऐसा लगा जैसे वो चमक रही हो। मैं फिटिंग रूम के बाहर खड़ा उसे आईने में देख रहा था, और मुझे अचानक सब कुछ सपने जैसा लगा। ये खूबसूरत परी जैसी लड़की मुझसे शादी करने वाली थी। शादी वाले दिन सब कुछ बड़े सुकून से हुआ। सू की दादी की तबीयत अब काफी बेहतर थी। वो व्हीलचेयर पर हमारी शादी में आई थीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कमजोर आवाज में कहा, हमारी बच्ची का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैं थोड़ा शर्मा गया। ये मेरा ख्याल रखती है। रिंग एक्सचेंज के वक्त सू का हाथ कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके कान में धीरे से कहा, नर्वस मत हो, यह बस एक फॉर्मेलिटी है। वो हल्का सा हंस दी और उसका तनाव तुरंत खत्म हो गया। मिस्टर जांग शियाओयू, क्या आप मिस सू को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में या सेहत में? उनसे प्यार करने और उनकी हिफाजत करने के लिए? मैं करता हूं। मिस सू, क्या आप मिस्टर जांग शियाओयू को अपना पति स्वीकार करती हैं? अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में या सेहत में? उनसे प्यार और उनका सम्मान करने के लिए? सू बोल नहीं सकती थी, पर उसने जोर जोर से सर हिलाया। फिर उसने साइन लैंग्वेज में इशारा किया। मैं करती हूं। पंडित जी थोड़े हैरान रह गए कि क्या करें। मैंने मुस्कुराकर उनके लिए ट्रांसलेट किया। उन्होंने कहा, मैं करती हूं। पूरे स्टेज के नीचे से तालियों की गूंज उठी। जब किस करने की बारी आई, वो थोड़ी शर्मा गई। उसका चेहरा बिल्कुल सेब जैसा लाल था। मैंने बड़े ही नर्म तरीके से उसके होंठों को छू लिया, जैसे डर हो कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। फिर मैंने उसके कान में कहा, मिसेस जांग, अब से आपकी गाइडेंस का इंतजार रहेगा। वो मेरी बाहों में इतना हंसी कि उसके कंधे थर्राने लगे। मेरे क्लासमेट्स भी एक एक करके हमें बधाई देने आए। एक पुराना रूममेट जो मेरे काफी करीब था, बोला, श्याओयू, तुम बदल गए हो। पहले तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, पर अब तुम एक नॉर्मल इंसान लग रहे हो। मैंने सू को उसकी दादी से बात करते देखा और मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरे पास कोई है।
जिसकी फिक्र की जा सके। शादी खत्म होने के बाद हम ऊपर अपने घर लौट आए। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस शादी के कुछ बुके और गिफ्ट्स ज्यादा थे। सू ने अपनी वेडिंग ड्रेस उतारी और अपने आम घर के कपड़े पहन ली। वो किचन में मेरे लिए लेट नाइट स्नैक बनाने लगी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा उसकी भाग दौड़ देख रहा था और मुझे अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। यही वो जिंदगी है जो मुझे चाहिए थी। दो लोग, एक सादगी भरी जिंदगी। वो स्नैक लेकर आई और मुझे खोया हुआ देखकर मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाया। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और उसने मजाक में मुझे हल्के से मारा। फिर उसने नोटबुक में लिखा, जांग शियाओयू, हमारी शादी हो गई है। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? मैंने सर हिलाया। कोई पछतावा नहीं। और तुम्हें? मुझे भी नहीं। बस थोड़ा अनरियल लग रहा है, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। मैंने आगे बढ़कर उसके गाल खींचे। दर्द हुआ। उसने अपना चेहरा पकड़ा और मुझे घूरा। फिर नोटबुक में लिखा, ये सपना नहीं है और मैं तुमसे प्यार करती हूं। जब सू ने वो 3 शब्द लिखे तो मध्यम पीली रोशनी में उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। उसकी पलकें बारिश से भीगे हुए तितली के परों जैसी लग रही थीं। मैंने उस लाइन को घूरा। मेरे दिल पर जैसे किसी चीज ने दस्तक दी। ये जवानी वाली वो तेज धड़कन नहीं थी जो किसी स्कूल ब्यूटी के कन्फेशन से होती थी, ना ही पैसे उड़ाने वाली वो खाली शौकत, बल्कि एक गहरा मीठा दर्द और एक ऐसी स्टेबिलिटी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने उसके हाथ से पेन लिया, नोटबुक बंद की और जानबूझकर एक सीरियस चेहरा बनाया। मिसेस जांग, काफी देर हो गई है। क्या आप ये सब लिखकर मेरी रातों की नींद हराम करना चाहती हैं? वो तुरंत अपने हाथ हिलाने लगी, चेहरा लाल हो गया और बड़े अजीब ढंग से साइन करने लगी। ये सच है। मैंने एक ठंडी सांस भरी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा चिन्ह उसके नरम बालों पर टिका था। मुझे पता है। मेरे सीने से लगी वो बिल्कुल खामोश थी। उसकी हल्की सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। उस पल मुझे लगा कि जांग फैमिली की दौलत या लियू किंगशू और बाय निंगबिंग जैसे लोग, इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती वो है जो मेरे पास अब है। पर यह किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है। जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हो, तभी ये आपको धोखा देती है। शादी के बाद की जिंदगी ओवन में फूलती हुई ब्रेड जैसी थी, गरम और सुकून भरी। हम सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंथते और 6 बजे तक क्रोइसान का पहला बैच ओवन से बाहर आ जाता। पूरा घर महक उठता। उसने मुझे क्रीम पाइप करना सिखाया। मेरे हाथ थोड़े क्लमसी थे, मैं हर जगह क्रीम फैला देता। वो गुस्सा नहीं होती थी, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे गाइड करती। दोपहर में जब कस्टमर्स कम होते, वो काउंटर पर ही थोड़ी देर सो जाती। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर रोशनी के छोटे छोटे निशान बना देती। मैं अक्सर उसे सोते हुए घूरता रहता। ये लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है, जैसे इस दुनिया की गंदगी ने उसे कभी छुआ तक न हो। पर कीचड़ आखिरकार उछल ही जाता है। एक बारिश वाली रात, जब दुकान बंद होने वाली थी, कुछ शराबी ग्लास डोर धकेलकर अंदर घुस आए। उनका लीडर वहां का एक गुंडा था, च्यांगजी। वो पहले भी प्रोटेक्शन मनी मांगने आया था, पर मैंने उसे झाड़ू से भगा दिया था। अब वो पूरी तरह दारू में धुत था। उसने दरवाजे के पास रखा गमला लात मारकर गिरा दिया। उसका लहजा बड़ा मगरूर था। उस गूंगी लड़की को बाहर बुला। सू अकाउंट्स चेक कर रही थी। शोर सुनकर वो उछल पड़ी और डरकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे अपने पीछे धकेला और एक रोलिंग पिन बेलन उठा लिया। लफड़ा चाहिए क्या? चियांग जी गंदा सा हंसा। उसके पीले दांत दिख रहे थे। यंग मास्टर जांग, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कोई बड़े शॉट हो? मैंने सुना तुमने एक गूंगी से शादी कर ली। भाइयों, चलो इस बात पर एक सेलिब्रेटरी ड्रिंक हो जाए। पीछे खड़े गुंडे जोर से हंसने लगे। उनकी नजरें सू पर टिकी थीं। बेहद घटिया लग रहा था। मैंने बेलन कस के पकड़ा। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। निकल यहां से। बड़ा प्रोटेक्टिव बन रहा है। वो एक कदम और आगे बढ़ा। उसके मुंह से दारू की बदबू आ रही थी। तुझे ये दुकान नहीं चलानी क्या? अचानक सू मेरे पीछे से बाहर आई। उसके हाथ में ताजा बने कुकीज का डब्बा था। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान लाई और उन्हें कुकीज ऑफर करने का इशारा किया। उस वक्त मेरा दिल जैसे सुइयों से चुभ गया। ये पगली लड़की हमेशा सोचती है कि काइंडनेस से बुराई को खत्म किया जा सकता है।
चियांगजी ने डब्बा झटक दिया। कुकीज टूटकर पूरे फर्श पर बिखर गईं। कौन खाएगा ये कचरा? उसने सू की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा दिमाग पूरी तरह फट गया। मैंने बेलन सीधा उस पर घुमा दिया। उस हंगामे में मुझे याद नहीं कितने घूंसे और लातें पड़ीं। बस इतना याद है कि मैंने काउंटर के कोने में सू को कस के पकड़ा हुआ था ताकि उसे कुछ न हो। पुलिस की सायरन की आवाज सुनते ही वो गुंडे तुरंत भाग गए। सू ने कांपते हुए मेरे होंठों के कोने पर लगे खून को छूना चाहा। उसके मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे, पर उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अपना चेहरा पोंछा और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, रो क्यों रही हो? तुम्हारा पति अभी मरा नहीं है। वो और जोर से रोने लगी और मेरी बाहों में किसी डरे हुए छोटे जानवर की तरह सिमट गई। उस रात वो मेरा हाथ पकड़कर ही सोई रही। थोड़ी सी हलचल से भी उसकी नींद खुल जाती। मैंने उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स देखे। मेरे अंदर डर बैठ गया। अगर आज मैं उसे न बचा पाता तो? अगले दिन मैंने फ्ली मार्केट से एक सॉलिड लोहे की रॉड खरीदी और काउंटर के नीचे रख दी। सू ने उसे देखकर सख्ती से सर हिलाया, मना किया। मैंने रॉड पर थपथपाया और साइन किया। सेल्फ डिफेंस के लिए है, मैं उसे चलाऊंगा नहीं। उसने आखिरकार नजरें नीचे कीं और नोटबुक में लिखा, मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तो मुझे और भी ज्यादा डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। सू, अब तुम ही तो हो जो मेरे पास बची हो। उसने नम आंखों से मुझे देखा और धीरे से सर हिलाया। शांति के वो दिन ज्यादा नहीं चले। लू रू यान किसी भटकती रूह की तरह फिर आ गई। इस बार वो दुकान के अंदर नहीं आई, बल्कि अपनी लाल स्पोर्ट्स कार में रास्ते के किनारे रुकी। सनग्लासेस ने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसने उंगली से मुझे इशारा करके बुलाया। मैं आटे की बोरी उठाए हुए था और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी, तो वो खुद कार से उतरी और मुस्कुराई। जांग शियाओ, क्या तुम्हारी बीवी जानती है कि तुमने बाय निंगबिंग की मदद कैसे की थी? उसकी टोन भड़काऊ थी। मेरे हाथ फिसले और आटे की बोरी धप्प से जमीन पर गिरी। हर जगह सफेद धूल उड़ गई। सू शोर सुनकर दुकान से बाहर आई और हमें शक भरी नजरों से देखने लगी। लू रू यान ने सनग्लासेस उतारे और सू की तरफ बड़े एहसान वाले तरीके से देखा। कितनी बेचारी है, तुम जैसे निठल्ले के पीछे पड़ी है, जो एक ढंग की शादी तक अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरी नसें फूलने लगीं। लू रू यान, अपना मुंह बंद रखो। क्यों? डर लग रहा है? तब तो बड़ा मजा आ रहा था जब स्कूल ब्यूटी तुमसे भीख मांग रही थी। उस चैरिटी वाले एहसास में बड़ा सुकून मिल रहा था ना? और अब यहां सच्चा आशिक बनने का नाटक कर रहे हो। सू को लू रू यान की बातें समझ नहीं आ रही थीं, पर वो वहां का तनाव साफ महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से मेरी शर्ट का कोना खींचा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को दबाया और मुड़कर सू को साइन किया। कुछ नहीं है, तुम अंदर जाओ। सू हिचकिचाई, पर वहां से हिली नहीं। तभी लू रू यान ने अचानक अपने फोन पर एक रिकॉर्डिंग बजाई। वो सालों पहले उस पुराने ग्रोह में बाय निंगबिंग के रोने की आवाज थी। मैं तुम्हें अपना दिल देने को तैयार हूं। जो मेरा है वो तुम्हारा है। बस मेरी एक बात मान लो। और फिर मेरी आवाज गूंजी, मैं कोई फिलांथ्रोपिस्ट नहीं हूं। सू का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने पहले मुझे देखा और फिर लू रू यान को। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। लू रू यान ने बड़े गर्व से फोन अंदर रखा। छोटी बहन, तुम्हें लगता है ये कोई अच्छा इंसान है? इसने बाय निंगबिंग की मदद सिर्फ इसलिए की थी ताकि ये दूसरों की लाचारी का मजा ले सके। तुम्हारी मदद करना भी शायद इसका बस एक शौक ही रहा होगा। तुम बकवास कर रही हो। मेरा खुद पर से कंट्रोल हट गया। मैं फोन छीनने के लिए आगे बढ़ा। लूरू यान चीखी और कार में दुबक गई और तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया। वो स्पोर्ट्स कार धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई और पीछे रह गए सिर्फ मैं और सू। उसने अपना सर नीचे कर लिया। उसके कंधे हल्के हल्के थरथरा रहे थे। मैंने उसे छूना चाहा, पर उसने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया। वो एक कदम पीछे हटना मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। उस रात दुकान बंद करने के बाद कमरे का माहौल दमघोंटू था। सू मेरी तरफ पीठ करके बिस्तर ठीक कर रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। क्या तुम उसकी बात पर यकीन करती हो? सू ने अपना होंठ दबाया।
आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने नोटबुक में लिखा, क्या उसने जो कहा वो सच है? सच है, पर पूरा नहीं। मैंने अपना चेहरा पोंछा। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मैंने बाय निंगबिंग को रिजेक्ट किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना था। मैंने उसे विस्तार से बताया, सू, मैं मानता हूं मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, पर तुम्हारे साथ मैंने कभी इसे चैरिटी नहीं समझा। वो काफी देर तक खामोश रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा वो शायद मुझसे कभी बात नहीं करेगी। आखिरकार उसने धीरे से साइन किया। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझसे बोर हो जाओगे और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तुम हो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। पगली, मेरे पास भी सिर्फ तुम ही तो हो। उस रात हम एक दूसरे को थाम कर सोए, जैसे दो जख्मी जानवर एक दूसरे के जख्म चाट रहे हों। पर लू रू यान की बातें सू के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई थीं। वो बहुत सेंसिटिव हो गई थी। अगर मैं घर 10 मिनट भी लेट आता तो वो कांटों पर होती। अगर कोई फीमेल कस्टमर मुझसे थोड़ी बात कर लेती तो वो चुपचाप वहां से हट जाती। मैंने नोटिस तो किया, पर समझ नहीं आ रहा था कि इसे सॉल्व कैसे करूं। एक रात मेरी नींद खुली तो देखा, मेरे बराबर की जगह खाली थी। सू बालकनी के एक कोने में दुबकी हुई, चांदनी रात में खामोशी से रो रही थी। मैं वहां गया और उसे पीछे से गले लगाया। पहले उसका शरीर थोड़ा अकड़ा, फिर ढीला पड़ गया। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। सू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैंने उसे अपने पिता, मां, भाई और लियू किंगशू के बारे में बताया। मैंने बताया कि उस शानदार दिखने वाले परिवार के पीछे कितनी सड़न थी। मैं पहले जज्बातों में यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था हर चीज फायदे का सौदा है, पर तुम अलग हो। मैंने धीरे से उसके आंसू पोंछे। तुम्हें देखकर लगता है कि जिंदगी में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। उसने चांद की रोशनी में सर उठाया। उसकी आंखें पानी में डूबे हुए काले कांच जैसी लग रही थीं। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी भौहों, मेरी आंखों और मेरी नाक पर अपनी उंगलियां फेरीं और आखिर में मेरे होंठों पर रुक गई। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी और मुझे एक हल्का सा किस किया। वो एक मासूम एहसास था, बिना किसी हवस के, जैसे हथेली पर पहली बर्फ गिरी हो। मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसे रिस्पॉन्ड किया। उस एक किस में जैसे कुछ पिघल गया। वो कांटा जो लूरू यान ने बोया था, वो निकल गया। जिंदगी फिर से शांति की तरफ लौट आई। पर खतरा हमेशा साये में छुपा रहता है। एक दोपहर दुकान में एक बिन बुलाया मेहमान आया, लियू किंगशू। 5 साल गुजर गए थे। वो और भी ज्यादा क्लासी और नोबल लग रही थी। उसका वो महंगा आउटफिट उस छोटी सी बेकरी में बिल्कुल अलग दिख रहा था। वो अकेली आई थी। जब उसकी नजर सू पर पड़ी तो उसमें एक ठंडी और परखने वाली चमक थी। यही वो जिंदगी है जो तुमने चुनी। ऐसी जगह रहना, एक गूंगी लड़की के साथ घर घर खेलना। मैंने सू को अपने पीछे छुपा लिया। जो कहना है मुझसे कहो। वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। श्याओयू, तुम अभी भी बहुत नादान हो। मुझे हाल ही में तुम्हारी इस छोटी सी बीवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं। सू ने अचानक मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। लियू किंगशू ने बड़े सुकून से अपना हैंडबैग खोला और एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो निकाली। उसने वो फोटो काउंटर पर सरकाई। फोटो में एक नौजवान मर्द और औरत थे। उस मर्द की शक्ल काफी हद तक सू से मिलती थी। वो औरत एक नवजात बच्चे को गोद में लिए हुई थी। तुम्हारी दादी ने तुम्हें कभी नहीं बताया ना? उसने सू की तरफ देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम्हारे पेरेंट्स बीमारी से नहीं मरे थे। वो एक कार एक्सीडेंट था और जिसने उन्हें टक्कर मारी थी उसका नाम था जांग हाइशान। श्याओयू, वो तुम्हारे पिता थे, ड्रंक ड्राइविंग। हवा जैसे वहीं जम गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। सू उस फोटो को घूरती रही। उसका चेहरा कोरा कागज जैसा हो गया था। लियू किंगशू खड़ी हुई और हम दोनों को नफरत से देखने लगी। लियू किंगशू खड़ी हुई और हम दोनों को नफरत से देखने लगी। जांग श्याओयू, तुम्हारे बाप ने इसके पेरेंट्स को मार दिया और अब तुम इतने बड़े आशिक बनकर इससे शादी करके बैठे हो। कितना मजाकिया है। चुप हो जाओ, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज कांप रही थी। ल्यू किंगशू ने झुककर सू के कान में धीरे से कहा,
छोटी बहन, जरा अंदाजा लगाओ, क्या ये तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि इसे पछतावा है? इतना कहकर वो वहां से निकल गई, जैसे कभी आई ही ना हो। पीछे छोड़ गई एक डरावनी खामोशी। सू बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। मैंने उसे छूना चाहा, पर वो ऐसे पीछे हटी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें खाली और दूर थीं। सू, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता था। सू ने अचानक मुझे धक्का दिया। वो भागकर ऊपर गई और स्लैम के साथ एटिक का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैं उसके पीछे भागा। दरवाजा पीटता रहा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा बाहर आया। उस पर कांपती हुई हैंडराइटिंग में लिखा था, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। उस रात मैं दरवाजे के बाहर सुबह तक बैठा रहा। कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर मैं जानता था वो सोई नहीं है। दूसरे दिन सू दुकान खोलने नीचे नहीं आई। मैंने दलिया बनाया और ऊपर ले गया, पर दरवाजा अभी भी लॉक था। तीसरे दिन, चौथे दिन, वही होता रहा। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। ना कुछ खा रही थी, ना पी रही थी। वो बॉम्ब जो लियू किंगशू ने छोड़ा था, उसने हमारी इस छोटी सी दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। उन दिनों जब सू ने खुद को एटिक में बंद रखा था, मैं किसी पिंजरे में कैद जानवर की तरह दुकान में इधर उधर घूमता रहता। आटे के बैग्स फर्श पर बिखरे थे। बेकिंग ट्रे पर पुरानी जली हुई कुकीज पड़ी थीं। हवा में मायूसी की एक खटास घुली थी। कई बार मेरा मन किया कि मैं ऊपर भागकर वो दरवाजा तोड़ दूं, पर जब भी मैं दरवाजे के नीचे से वो मुझे अकेला छोड़ दो वाला नोट देखता, मेरा हाथ अपने आप नीचे गिर जाता। मुझे डर था कि मेरी नजदीकी शायद उसके बचे कुचे हौसले को भी तोड़ देगी। ये बेबसी का एहसास उस वक्त से भी ज्यादा बुरा था जब मेरा खानदान तबाह हुआ था, पर अब मुझे गुस्सा होने का हक भी नहीं था। मेरे अंदर उसी गुनहगार का खून दौड़ रहा था। लियू किंगशू ने मेरी सबसे कमजोर कड़ी पर वार किया था। एक ही झटके में सब बिखर गया। पांचवीं रात को रूम से किसी छोटे जानवर के रोने जैसी दबी दबी आवाज आई। उसी वक्त किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की जोर से थड की आवाज आई। मेरी धड़कन रुक गई। मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने स्पेयर की फालतू चाबी ली और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। मैंने देखा कि सू बिस्तर के पास गिरी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और होंठ सूख कर फट गए थे। उसके पास एक पानी का गिलास गिरा हुआ था। लगता है वो पानी पीना चाहती थी, पर उसमें उतनी हिम्मत भी नहीं बची थी। कई दिनों तक ना खाने पीने की वजह से उसका शरीर अपनी लिमिट तक पहुंच गया था। मैं लपक कर आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो किसी पंख जैसी हल्की महसूस हो रही थी, जैसे अभी गायब हो जाएगी। सू, सू, मैंने उसके चेहरे को थपथपाया। मेरी आवाज इतनी कांप रही थी कि शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी पलकें धीरे से हिलीं और थोड़ी सी आंखें खुलीं। उसकी खाली नजरें मेरे चेहरे पर पड़ीं, जो बिल्कुल अनफोकस्ड थीं। उस पल मैं डर गया कि कहीं वो मुझे छोड़कर चली ना जाए। पछतावे का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर मैं किसी पागल की तरह नीचे भागा। दलिया गर्म किया और गर्म पानी तैयार किया। मैंने बड़े ध्यान से उसके होंठ खोले और चम्मच से उसे खिलाया। वो किसी मशीन की तरह उसे निगल रही थी। आंखों में कोई जान नहीं थी। आधा बाउल दलिया खिलाने के बाद मैंने गर्म पानी से एक तौलिया भिगोया और उसके थके हुए चेहरे और ठंडे हाथों पैरों को पोंछा। इस पूरे प्रोसेस में वो किसी कठपुतली जैसी थी, जो मुझे वैसा करने दे रही थी जैसा मैं चाहता था। बस कभी कभी उसकी आंखों के कोने से गिरते आंसू ही ये साबित कर रहे थे कि वो जिंदा है। मैंने उसे कंबल उड़ाया और उसके बराबर में लेट गया। उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। मैंने सोने की हिम्मत नहीं की। डर था कि आंख बंद करते ही वो गायब हो जाएगी। सू, मैंने उसके कान में धीरे से कहा, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे कोस सकती हो, जो चाहे करो, पर तुम मर नहीं सकती। अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूंगा? मैं जांग श्योयू 20 साल से ज्यादा जिया हूं। मैंने बहुत बुरी चीजें की हैं, पर मैंने कभी किसी का बुरा करने का नहीं सोचा था। मेरे बाप ने जो गुनाह किया मैं उसका बोझ उठाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से तुम्हारी नफरत खत्म होगी, तो मैं अभी तुम्हें खंजर थमा देता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। लेकिन तुम खुद को सजा देकर मुझे सजा नहीं दे सकती। तुम्हारी दादी ने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला था, इसलिए नहीं कि तुम ऐसे खत्म हो जाओ।
क्या तुम्हें वो क्रोइसां याद है जो तुमने मुझे दिया था? वो मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी और सबसे मीठी चीज थी। कड़वी इसलिए क्योंकि मेरा सब कुछ छिन गया था, और मीठी तुम्हारी वजह से। इस दुकान का नाम लिटिल लाइट है। तुमने ही इसे रोशन किया है। अगर तुम चली गई तो ये रोशनी बुझ जाएगी। मेरी दुनिया दोबारा अंधेरे में डूब जाएगी। पता नहीं मैं कब तक बोलता रहा, जब तक मेरा गला सूख कर दर्द नहीं करने लगा। मेरी बाहों में उसका शरीर अभी भी ठंडा था। अगले दिन सुबह मैं उसके लिए कुछ खाने बनाने उठने ही वाला था कि एक ठंडे हाथ ने मेरी स्लीव खींची। मैं तुरंत मुड़ा और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थीं, पर उनमें रोशनी की एक हल्की सी किरण थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ बिना आवाज के हिले, पर उन्होंने धीरे से पानी कहा। मैं लगभग लड़खड़ाते हुए पानी लेने भागा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी गिर गया। उसे 2-3 घूंट पिलाने के बाद वो मेरे सीने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, पर इस बार ये मायूसी वाली खामोशी नहीं थी। इसमें एक थकी हुई कमजोरी थी। ये एहसास कि वो मुझे अपने करीब आने दे रही है, मुझे खुशी से रुला देने वाला था। आने वाले दिन हीलिंग का एक लंबा और मुश्किल रास्ता थे। सू की सेहत तो सुधर रही थी, पर उसके दिल का जख्म अभी भी बहुत गहरा था। वो पहले से भी ज्यादा खामोश हो गई थी। वो मेरे साथ दुकान चलाती, पर उसकी रफ्तार धीमी थी। वो अक्सर आटे के बाउल को बस खाली नजरों से घूरती रहती। रात को वो अचानक पसीने से लथपथ होकर उठ जाती। जब मैं उसे थामता तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होती। उसने मुझसे बात करने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल बंद कर दिया था। कभी कुछ कहना होता तो बस छोटे इशारों से कह देती। मैं जानता था कि वो कांटा अभी भी उसके दिल में ढंसा हुआ है। लियू किंगशू के शब्द जहर की तरह हमारे भरोसे को खा रहे थे। वो अनजाने में मेरे टच को अवॉइड करने लगी थी। अगर मैं उसके बाउल में खाना डालता, वो एक पल के लिए ठिठक जाती। रात को सोते वक्त अगर मैं उसे पकड़ना चाहता, वो अकड़ कर दूसरी तरफ मुड़ जाती। ये जानबूझकर बनाई गई दूरी किसी भी झगड़े से ज्यादा दम घोंटने वाली थी। मैं समझ रहा था कि वो खुद से लड़ रही है, हमारे रिश्ते को दोबारा परख रही है। मेरी मदद, मेरा प्रपोजल, क्या मेरा प्यार सिर्फ मेरे बाप के गुनाहों का पछतावा था? एक दोपहर को मोड़ आया। एक बूढ़ी औरत जो अक्सर होल व्हीट ब्रेड खरीदने आती थी। उन्होंने कांपते हाथों से हमें एक भरा हुआ लिफाफा थमाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा विदेश से कुछ स्पेशलिटी कुकीज लाया है और वो हमारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थीं। सू ने मना किया, पर उन्होंने जिद की, बेटा इसे रख लो। तुम और तुम्हारा पति बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल ऐसे ईमानदार बिजनेस वाले लोग मुश्किल से मिलते हैं। तुम दोनों बस हमेशा खुश रहो। वो बूढ़ी औरत सू का हाथ थामते हुए धीरे से बड़बड़ाई। उनके जाने के बाद सू काफी देर तक काउंटर के पीछे खड़ी रही, उन कुकीज के डिब्बे को पकड़े हुए। खिड़की से आती धूप उसकी झुकी हुई पलकों पर पड़ रही थी। मैं दूर से उसे देखता रहा। उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक वो मुड़ी और मेरे पास आई। उसने कुकीज का डिब्बा मुझे थमा दिया, फिर कोने में रखे एक पुराने स्टोरेज बॉक्स की तरफ इशारा किया। उस बॉक्स में हमारी शादी की कुछ फोटोज थीं और वो पुरानी फटी पुरानी नोटबुक जिसे वो बहुत संभाल कर रखती थी। वही नोटबुक जहां मैंने सालों पहले उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तें लिखी थीं। मैं एक पल के लिए ठिठका, फिर समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। मैं वहां गया। बॉक्स के बिल्कुल नीचे से वो नोटबुक निकाली, उसकी धूल झाड़ी और उसे थमा दी। उसने नोटबुक ली, आखिरी खाली पेज खोला, पेन उठाया और लिखना शुरू किया। उसका हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा था, पर उसके स्ट्रोक्स बहुत धीमे और मजबूत थे। मैंने अपने पेरेंट्स का सपना देखा। वो एक बहुत रोशन जगह पर थे, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुमसे नाराज नहीं हैं। यहां तक लिखने के बाद वो काफी देर तक रुकी रही। पेन की इंक से कागज पर एक छोटा सा निशान बन गया। फिर उसने आगे लिखा, मैं सोच रही थी, अगर तुम सिर्फ पछतावे की वजह से मेरे साथ अच्छे होते, तो उस दिन जब मैं ब्रेड चुरा रही थी, क्या तुम्हारी आंखों में सिर्फ चिड़चिड़ापन होता, दया नहीं? तुमने तो बस एक परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए एक कॉल किया था। क्यों? और जब मैंने तुमसे शादी के लिए हां कहा, तो तुम इतनी देर तक सुन क्यों रह गए थे और तुम्हारे कान लाल क्यों हो गए थे?
उसने सर उठाया। उसकी आंसुओं से भरी आंखें मुझे देख रही थीं। उन आंखों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी। मैंने उसे देखा। मेरा दिल जैसे भर आया। मैंने पेन लिया और एक एक शब्द धीरे धीरे लिखा। सू, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। जब मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। शायद उस दिन मेरा मूड अच्छा था, या शायद मैं बस कोई झमेला नहीं चाहता था। जब मैंने तुमसे शादी की, मैंने ये साफ साफ नहीं सोचा था कि ये प्यार है या नहीं। मुझे बस तुम्हारे साथ सुकून मिलता था, थकान नहीं होती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें किसी और से दबते हुए नहीं देख सकता। जब तुम्हें दर्द होता है, तो मैं चाहता हूं कि वो दर्द मुझे हो जाए। इसका मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना सिर्फ तुमसे है, क्योंकि तुम सू हो। अगर पछतावे की बात करनी ही है, तो मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों झेलने दी, और मैं तुम्हारी हिफाजत ठीक से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरी वजह से तुम्हें फिर दुख झेलना पड़ा। मैंने पेन उसे वापस थमा दिया। उसने मेरे शब्दों को देखा और उसके आंसू और तेजी से गिरने लगे। पर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान रोने से भी ज्यादा दर्द भरी लग रही थी, पर वो सबसे खूबसूरत एक्सप्रेशन था जो मैंने कभी देखा था। उसने पेन लिया और मेरे शब्दों के आगे 3 शब्द और लिख दिए। मैं तुम पर यकीन करती हूं। फिर उसने पेन नीचे रखा और खुद आगे बढ़कर मेरी उंगलियां धीरे से थाम ली। उसकी उंगलियां अभी भी ठंडी थीं, पर उस मजबूत पकड़ ने मेरे दिल का सारा अंधेरा पल भर में दूर कर दिया। उस रात वो आखिरकार मेरी तरफ पीठ करके नहीं सोई। वो मेरी बाहों में किसी नन्हे परिंदे की तरह सिमट गई, जिसे आखिरकार अपना घोंसला मिल गया हो। उसकी सांसें बिल्कुल शांत और गहरी थीं। मैं उसकी सांसों को सुनता रहा। ऐसा लगा जैसे ये दुनिया का सबसे मीठा संगीत हो। हम जानते थे कि वो जख्म अभी भी वहां है। शायद वो हमेशा रहेगा, पर कम से कम हमने उसके साथ जीना सीख लिया था। और क्योंकि हम ये बोझ साथ मिलकर उठा रहे थे, हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। शहर छोड़ने का फैसला कुछ दिनों बाद ही ले लिया गया। यह सिर्फ लियू किंगशू के खतरे की वजह से नहीं था, बल्कि हम एक नया माहौल चाहते थे। एक ऐसी जगह जहां पुरानी यादों का साया न हो और हम सच में एक नई शुरुआत कर सकें। इसीलिए हम जरा भी नहीं हिचकिचाए। मेरे लिए जहां सू थी, वही मेरा घर था। हमने लिटिल लाइट बेकरी बेच दी, अपना सामान पैक किया और साउथ की तरफ जाने की तैयारी कर ली। जब पड़ोसियों को पता चला कि हम जा रहे हैं, तो वे एक एक करके हमें विदा करने आए, अपने साथ शहर की खास सौगातें लेकर। बेटा, अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारे साथ बुरा हो, तो बस वापस आ जाना। मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। वो बूढ़ी औरत सू का हाथ थाम कर रोते हुए बोली। सू ने नम आंखों से सिर हिलाया और ताजा बनी कुकीज का एक डिब्बा उनके हाथों में थमा दिया। जाने से पहले वाली रात हम एटिक का आखिरी सामान समेट रहे थे। सू ने कैबिनेट के नीचे से एक टिन का डिब्बा निकाला। उसमें उसकी दादी की चीजें थीं, कुछ पुरानी तस्वीरें और वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने उसके लिए सालों पहले लिखी थी। कागज पीला पड़ चुका था, पर हैंडराइटिंग अभी भी साफ थी। अगर किसी दिन मुझ पर बुरा वक्त आए और मैं सड़क पर भीख मांग रहा हूं, तो बस याद से मुझे एक कटोरी चावल दे देना। उसने उस कागज को देखा और अचानक हंसते हंसते रोने लगी। उसने पेन लिया और बड़े ढंग से उसके पीछे कुछ शब्द लिखे और मुझे थमा दिए। इस पूरी जिंदगी के लिए मेरी चावल की कटोरी हमेशा आधी तुम्हारी होगी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगाया। ठीक है, ये वादा रहा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो शहर जिसने हमें इतने दुख और सुकून दिए थे, धीरे धीरे खिड़की से दूर होने लगा। सू मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उसका हाथ अभी भी मेरी शर्ट का एक कोना कसकर पकड़े हुए था। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, बिल्कुल शांत और सुकून भरा। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके सिर पर किस किया। फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं जानता, पर जब तक वो साथ है, हम जहां जाएंगे वहीं घर होगा। हम आखिरकार एक छोटे से कोस्टल शहर में बस गए। दुकान बेचने से जो पैसे मिले थे, उनसे हमने एक छोटा सा डेजर्ट स्टोर खोला, जिसका नाम रखा
सनसेट मोमेंट। सू बेकिंग संभालती और मैं कस्टमर्स को हैंडल करता। जिंदगी सादगी भरी थी पर सुकून भरी। वो धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकल आई और उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। कभी कभी शांत रातों में वो अभी भी बुरे सपने देखकर उठ जाती, पर मैं हमेशा उसे तुरंत थाम लेता और धीरे से उसकी पीठ थपथपाता जब तक वो फिर से सो ना जाती। 1 साल बाद एक दोपहर को हम समुद्र के किनारे हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे। डूबता सूरज पिघले हुए सोने जैसा लग रहा था। सू अचानक रुकी और रेत पर चमकती किसी चीज की तरफ इशारा किया। मैंने उसे उठाया। वो कांच का एक टुकड़ा था जो समुद्र की लहरों से घिसकर गोल हो गया था। सूरज की रोशनी में वो बड़े प्यारे ढंग से चमक रहा था। उसने वो कांच लिया, काफी देर धूप में उसे देखा और फिर मेरी हथेली पर रखकर मेरी मुट्ठी बंद कर दी, जैसे कह रही हो कि इसे संभाल कर रखना। मैंने मजाक किया कि यह हमारा टोकन ऑफ लव है। उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठी। एक दिन मौसम बहुत गर्म था और दुकान में ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। सू अगले दिन के लिए बैटर तैयार कर रही थी और मैं काउंटर के पीछे अकाउंट्स देख रहा था। तभी मुझे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मैंने सिर उठाया तो देखा सू के हाथ रुक गए थे और वो खाली नजरों से खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर एक नौजवान पिता अपनी बेटी को पीठ पर बिठाए चल रहा था। उस बच्ची की साफ हंसी कांच के पार सुनाई दे रही थी। मैं उसके पास गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस उन्हें देखती रही जब तक वे गली के मोड़ पर गायब नहीं हो गए। उसके चेहरे पर हल्की पीली झलक थी, आंखों में अजीब सा दर्द और चाहत का मिश्रण। मैंने धीरे से उसका हाथ छुआ। वो संभली, जबरदस्ती मुस्कुराई और सिर हिलाकर इशारा किया कि वो ठीक है। फिर उसने और जोर से बैटर मिलाना शुरू कर दिया, जैसे किसी याद को दबाना चाहती हो। मैं जानता था वो अपने माता पिता के बारे में सोच रही है, उस बचपन के बारे में जो उसे उनके साथ बिताना चाहिए था। उस रात दुकान बंद करने के बाद हम पीछे की सीढ़ियों पर बैठकर समुद्र की हवा का आनंद ले रहे थे। दूर मछली पकड़ने वाली नावों की लाइट्स टिमटिमा रही थीं। मैंने कहा, सू, क्या हमें उनसे मिलने जाना चाहिए? वो चौंकी। तुम्हारे माता पिता से? हम उनकी कब्र पर जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि तुम अब खुश हो और मेरे पिता की तरफ से सॉरी भी कह सकते हैं। वो चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिला दिया। हम एक सुबह फूल लेकर कब्रिस्तान गए। सू ने सफेद फूल रखे, धूल साफ की, बहुत प्यार से। फिर उसने अपने माता पिता से इशारों में कहा, मम्मी पापा, ये जंग शियाओयू हैं, मेरे पति। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अब बहुत खुश हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने झुककर कहा, मैं वादा करता हूं, मैं इन्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद सू बदल गई। उसकी आंखों की उदासी गायब हो गई। उसकी मुस्कान और भी शांत हो गई। हमने अतीत को अलविदा कह दिया। अब हम सिर्फ आगे देख रहे थे। एक शाम हम समुद्र किनारे बैठे थे। सूरज लाल हो रहा था। सू ने मेरी हथेली पर उंगली से लिखा, सनसेट मोमेंट, खुशियों से भरा। मैंने मुस्कुराकर उसके बालों पर एक प्यार भरा किस किया।